हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल टू लॉजिकल फैक्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 15 कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। तो इसको पढ़ने से पहले हम बेसिक कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले क्राइम का पहला स्टेज क्या होता है, ऑफेंस, अपराध क्या होता है। अपराध बताया है सेक्शन 2 के इन में। ऑफेंस की डिफिनेशन, जब भी कोई ऑफेंस होता है तो सबसे पहले जो भी विक्टिम होता है या विक्टिम का कोई भी रिश्तेदार, कोई भी पर्सन एफआईआर लिखवाने जाता है। एफआईआर कहाँ लिखवाने जाता है? पुलिस स्टेशन में। एफआईआर के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल केस के लिए ही एफआईआर लिखवाया जाता है। नॉन कॉग्निजेबल के लिए फिर एनसीआर हो जाता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो सबसे पहले फिर एफआईआर लिखवाने जाता है। और कभी कभी क्या होता है, आप जो है मजिस्ट्रेट पुलिस वाले ने एफआईआर नहीं लिखा, उस केस में आप जो है सीधा आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। जो 2D में कंप्लेंट डिफाइन है, तो कंप्लेंट आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाके ओरल में और राइटिंग में, अलग दोनों मोड में जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आप मजिस्ट्रेट के पास जाके कोई भी कंप्लेंट करा सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट कहाँ दिया हुआ है? तो 2 के सबसेक्शन डी में बताया कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब क्या था? एनी एलिगेशन। देखो कंप्लेंट जो है वो दोनों केस के लिए है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो भी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो भी। लेकिन एफआईआर सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल के लिए ही होता है, कॉग्निजेबल केस के लिए। और कंप्लेंट कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन कॉग्निजेबल। तो इसमें बताया कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और राइटिंग टू द मैजिस्ट्रेट। कोई भी ऐसा आरोप या तो राइटिंग में या तो बोल के मजिस्ट्रेट के पास किस लिए देते हैं? विद द व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। उस केस में जो है मजिस्ट्रेट साहब कुछ एक्शन ले, आगे की प्रोसीडिंग करें। और वो क्या हो सकता है, चाहे वो नोन पर्सन के खिलाफ हो सकता है या अननोन पर्सन, दोनों पर्सन हो सकते हैं, या तो नोन भी हो सकते हैं, अननोन पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। मुझे जो ऑफेंस हुआ है या तो नोन नोन पर्सन भी हो सकता है जिसको हम जान रहे हो, या अननोन जिसको हम नहीं जान रहे हो, बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं करेगा। पुलिस रिपोर्ट का मतलब जो हम लोगों ने एफआईआर पढ़ा है सीआरपीसी के 154 में, 154 फर्स्ट में जो एफआईआर पढ़ा है वो इंक्लूड नहीं होगा कंप्लेंट में। वो एफआईआर डिफरेंट थिंग है। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको भी रीडिंग करेंगे, चीजें समझ में आ जाएगी। A report made by the police officer in case which discloses after investigation the commission of non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint। क्या रहा है इसका मतलब कि सपोज करिए किसी भी केस में उन्होंने एफआईआर लिख लिया, किसने? पुलिस वाले ने। एफआईआर लिखने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता चला कि जो केस है वो कॉग्निजेबल तो है ही नहीं, ये नॉन कॉग्निजेबल की श्रेणी में आता है। तो उस केस में एंड द पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट इज मेड शैल डीम टू बी कंप्लेनेंट। हाँ, तो जो नॉन कॉग्निजेबल केस बाद में जो पता चला है तो वो फिर मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड होगा। तो उस केस में जो वो ऑफेंस है उसको कंप्लेन कहेंगे, और जो पुलिस वाले जिस ऑफेंस के बारे में मजिस्ट्रेट को बता रहे हैं वो कंप्लेनेंट कहा जाएंगे। बस इतना ही इसमें। तो डेफिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 का पहला सेक्शन, जिसको बोलेंगे 200। उसमें क्या बताया है कि कैसे प्रोसीजर बताया है। हाँ, 200 में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन कैसे की जाएगी ऐसा 200 में बताया गया है। किस केस के लिए? कॉग्निजेबल भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेशन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट shall examine upon oath complainant and witness present। कोई भी व्यक्ति अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई भी कंप्लेन लेके जाता है तो मजिस्ट्रेट साहब उस कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेंगे, और उसके साथ जो भी विटनेस होगा उसका भी एग्जामिन करेंगे। इफ एनी एंड सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस इन राइटिंग। और उस जो एग्जामिनेशन उन्होंने लिया है उसको रिड्यूस कर देंगे राइटिंग में। उसके बाद फिर उसमें जिस जो बयान और जो भी कंप्लेनेंट जो है जो उन्होंने बताया है मजिस्ट्रेट साहब को, उसको राइटिंग में लिखी जाएगी और उससे फिर साइन कराया जाएगा। तो
कंप्लेनेंट साइन करेगा, फिर मजिस्ट्रेट साहब साइन करेंगे, फिर जो विटनेस होगा उसने जो भी बताया होगा फिर उसमें विटनेस साइन करेगा और फिर मजिस्ट्रेट साहब साइन करेंगे। तो बस इतना ही कि कोई भी कंप्लेन, कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसकी भी, कंप्लेनेंट की भी एग्जामिन करके उसमें साइन कर दिया जाएगा, दोनों से साइन कराया जाएगा, कंप्लेनेंट से भी, मजिस्ट्रेट से भी। और विटनेस है कोई तो विटनेस जो भी बताया है तो विटनेस से भी साइन होगा और मजिस्ट्रेट से भी साइन होगा, मजिस्ट्रेट भी साइन करेंगे। Provided that when the complaint is made in writing, the magistrate need not examine the complainant and witness। किस केस में मैजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट और विटनेस को एग्जामिन नहीं करेंगे ये बता रहा है इसके प्रोवाइडेड में। तो देखते हैं किस किस केस में ऐसा क्या सर्कमस्टांसेस है जिसमें मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेनेंट की और विटनेस की एग्जामिन ही नहीं करेंगे। इसके पहले में क्या है, पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपने ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय अगर ऐसा कंप्लेन किया जाता है, ये पब्लिक सर्वेंट अपने ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय कोई भी कंप्लेन कर रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब को, या तो कोर्ट कंप्लेन कर रही है, कोर्ट हो सकती है, तो दो केस में, या तो पब्लिक सर्वेंट हो जो कि अपने ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय, या सेकंड कोर्ट, अगर ये दोनों कंप्लेन कर रहे हैं तो फिर इस केस में एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस है, अगर सपोज करिए कोई भी कंप्लेन आता है, कोई भी कंप्लेनेंट कंप्लेन कराता है और मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कि ये जो जुरिस्डिक्शन है हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है इनका मामला, तो वो क्या कर देंगे, मेक ओवर कर देंगे दूसरे मजिस्ट्रेट के पास जिसके जुरिस्डिक्शन में वो क्षेत्र या वो कंप्लेंट उनके जुरिस्डिक्शन में आता है। तो उस केस में जो पहले वाले मजिस्ट्रेट है दूसरे वाले मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे उस केस को, उस व्यक्ति को, कि आप उस प्रॉपर मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए। तो उस केस में एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है मजिस्ट्रेट साहब को। किसको एग्जामिन, पहले वाले मजिस्ट्रेट साहब को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, वो फिर दूसरे वाले करेंगे। लेकिन इसके भी प्रोवाइडर में दिया है कि अगर सपोज करिए पहले वाले मजिस्ट्रेट ने एग्जामिन कर लिया, विटनेस का और कंप्लेनेंट का दोनों का अगर एग्जामिनेशन कर लिया है, तो इस केस में जो दूसरे वाले मजिस्ट्रेट के पास मेक ओवर किया गया है उनको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, मतलब री एग्जामिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले ने ऑलरेडी एग्जामिन कर लिया है। बस इतना ही। सेक्शन 201, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कंपीटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। मतलब इसमें बता रहे कि जब जो मजिस्ट्रेट है वो कंपीटेंट ही नहीं है। कैसे कंप्यूटेंट नहीं है? जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो पहले वाले ने दूसरे को मेकओवर कर दिया, तो पहले वाले कहां से कंप्यूटेंट हुए? कंप्यूटेंट ही नहीं है। तो वही कह रहा, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कंप्यूटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। तो पहले वाले की बात कर रहा है, तो इस केस में क्या किया जाएगा, ये तो मेकओवर कर दिए। पहले वाले मजिस्ट्रेट के पास अगर कॉग्निजेंस की शक्ति नहीं है तो उन्होंने क्या किया, 192 ऑफ सीआरपीसी के तहत दूसरे मजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उनको मेकओवर कर दिए। इसके लिए हम बात करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। इफ द कंप्लेंट इज मेड टू द मजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, ऐसे मजिस्ट्रेट जो कि कॉग्निजेंस की शक्ति उनके पास नहीं है क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन में वो मैटर फॉल नहीं कर रहा है। तो इफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग, तो क्या है, अगर कंप्लेन राइटिंग में हो तो उसको रिटर्न कर देंगे प्रॉपर कोर्ट में। अगर कंप्लेन मेरे पास राइटिंग में आई, मैं पहला फर्स्ट मजिस्ट्रेट, मेरे पास आई कंप्लेन राइटिंग में, मैंने देख लिया सब कुछ, फिर मैंने इसको क्या किया, इंडोर्स कर दिया, पुष्टि कर दी, ठीक। उसके बाद मैंने प्रॉपर कोर्ट में उसको 192 के तहत उसको मेक ओवर कर दिया दूसरे मजिस्ट्रेट के पास। पहले में यही है, यही प्रोसीजर पूछ रहा है कि अगर जो कंप्यूटेंट नहीं है तो उसमें क्या करेंगे, वो प्रॉपर दूसरे मजिस्ट्रेट के पास उसको मेक ओवर कर देंगे। तो प्रॉपर कोर्ट विद इंडोर्समेंट, हाँ, प्रॉपर कोर्ट में उसको भेज दिया जाएगा। और लिखा इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग, सपोज करो जो कंप्लेंट आए हैं वो राइटिंग में नहीं आए, मतलब लिख के नहीं है, ऐसे मुजवानी ओरली बता रहे हैं, तो अगर उनको लग रहा है उनकी बातों से कि ये इनका जुरिडिक्शन यहाँ फॉल नहीं कर रहा है, तो वो फिर उस केस में इंडोर्स नहीं करेंगे, पुष्टि नहीं करेंगे, वो सीधा सीधा उनको एक गाइड कर देंगे कि ऐसा है, आपका जो केस है वो हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है, आप उनके पास चले जाइए। बस इतना ही। एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, सपोज करिए वो जो मैजिस्ट्रेट के पास केस आया और उनके पास जुरिस्डिक्शन भी नहीं है
कि वो कंप्लेन केस को रजिस्टर्ड करे। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज करो कि उन्होंने संज्ञान भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, सारा प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, जो कि उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता मैटर, तब क्या होगा? गुड फेथ में अगर उन्होंने सारा संज्ञान ले ही लिया, सब कुछ कर लिया, उनको नहीं मालूम था कि वो ये जो मैटर है दूसरे जुरिडिक्शन में जाएगा, दूसरे मजिस्ट्रेट के पास उसको भेजना है, उसके बाद भी उन्होंने ले लिया बाय डिफॉल्ट, बाय मिस्टेक, गुड फेथ में, तो भी प्रोसीडिंग विशिएट नहीं मानी जाएगी। ऐसा बताता है हमारे 460 के सेक्शन 460 ऑफ सीआरपीसी के क्लॉज ई में, आप देखिएगा उसमें बता रहा है कि अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पे या कंप्लेंट पे कोई भी संज्ञान ले लेती है गुड फेथ में, तो उसको विशिएट नहीं मानी जाएगी। आप ये बेस नहीं रख सकते कि उनके पास जुरिडिक्शन नहीं थी, आप जो है ये बात नहीं कह सकते। तो ये भी अगर उन्होंने गुड फेथ में ले लिया तो ये वैलिड माना जाएगा। आप 460 ये देख लीजिए, 460 के क्लॉज ई में बताया गया। अब 202 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है? देखिए, आपको मैं बता रहा हूं एक बेसिक चीज। इशू ऑफ प्रोसेस किसको बोलते हैं? सपोज करिए मजिस्ट्रेट के पास केस आया, ठीक है, उस केस का उन्होंने विटनेस का सारा कुछ, विटनेस का कंप्लेन का एग्जामिन कर लिया, ठीक है। एग्जामिन करने के बाद जो भी उनको करना होगा, तहकीकात, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, तो उसके बाद वो उस एक्यूज को जिसके खिलाफ कंप्लेन आई है, जिसके खिलाफ विटनेस गवाही दे रही है, उसको कोर्ट में बुलाना, इसी को बोलेंगे इशू ऑफ प्रोसेस। उसको समन करना, उसको बुलाना कि आप जो है हाजिर होइए, आपके खिलाफ कंप्लेन की जा रही है। तो इसमें कह रहा पोस्टपोन, मतलब कि जो एक्यूज को बुलाया ना जाए, पोस्टपोन्ड ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, मतलब फिलहाल अभी एक्यूज को ना बुलाया जाए, ऐसा मतलब, इसका मतलब यही है। तो किस केस में उसको पढ़ते हैं, चीजें समझ में आ जाएगी, परेशान होने वाली बात नहीं है। 202 में पोस्टपोन ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। देखिए 202 के फर्स्ट में बताया है, एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस, जैसे ही उनको कंप्लेंट प्राप्त हुआ किसी व्यक्ति से, ही इज ऑथराइज टू टेक कॉग्निजेंस लेने के लिए वो ऑथराइज हैं, और विच हैज बीन मेक ओवर अंडर सेक्शन 192 में। देखिए इसमें कह रहा है कि जैसे ही उनके पास कंप्लेन आया, पहला, या तो फिर मेक ओवर हो गया, या तो डायरेक्टली आया या तो मेक ओवर हो गया, दोनों सर्कमस्टांसेस हो सकता है ना। पहला ये कि डायरेक्टली आ गया, दूसरा है कि उनके जुरिडिक्शन में नहीं था तो वो मेरे पास भेजे, तो दोनों केस हो सकता है। तो या तो डायरेक्टली कोई केस आया या तो फिर मेक ओवर हो गया। तो इफ ही थिंक फिट एंड शेल, या कह रहा है इन द केस वेयर द एक्यूज रिसाइडिंग बियॉन्ड द एरिया इन विच ही एक्सरसाइज, या तो कुछ ऐसा मामला जहां जो एक्यूज हो उस एरिया से परे किसी और जगह पे रह रहा हो, उनके जुरिडिक्शन से अदर देन किसी पर्सन में रह रहा हो, तो उस केस में क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे इशू। मतलब कि उस व्यक्ति को अभी नहीं बुलाया जाएगा, बाद में बुलाया जाएगा, अभी उसको कॉल नहीं किया जाएगा, किसको, एक्यूज को, अगेंस्ट द एक्यूज। तो और क्या करेंगे, फिर वो इंक्वायरी करेंगे, पहले वो इंक्वायरी करेंगे उसके बाद उसको बुलाएंगे। तो पहले या तो खुद से इंक्वायरी करेंगे, या तो पुलिस ऑफिसर से को बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पहले इंक्वायरी करेंगे, या तो फिर पुलिस ऑफिसर को कहेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या किसी थर्ड पर्सन को बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। थर्ड पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर हो सकता है। अगर थर्ड पर्सन जो भी है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन को, अगर मजिस्ट्रेट ने उनको डायरेक्ट कर दिया, तो उसको सारी पावर आ जाती है पुलिस वाली, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वाली। तो कोई भी पोस्टपोन कर देंगे इशू ऑफ प्रोसेस, मतलब उस व्यक्ति को बुलाने से पहले, सबसे पहले तो वो खुद से इंक्वायरी कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं, या किसी थर्ड पर्सन को बोल सकते हैं कि आप इस केस में तहकीकात करिए, और जो थर्ड पर्सन है उसको वो सारी पावर मिल जाएगी जो कि एक ऑफिसर इंचार्ज के पास होती है, बस वो अरेस्ट नहीं करेंगे। चीजें समझ में आ गई? ठीक है। लिखा प्रोवाइडेड दैट नो सच डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड। किस केस में आप जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो बता रहा है इसमें, इसके प्रोवाइडेड में।
जहां की जो ऑफेंस है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल है, उस केस में आप इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं दे सकता। मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं दे सकता इन्वेस्टिगेशन के लिए, जबकि जो केस है एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। कोर्ट ऑफ सेशन के मतलब कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसको जो मजिस्ट्रेट है जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है, मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है। जैसे कि अगर कोई भी केस की जो सजा है 7 साल से ऊपर हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, है इम्प्रिजनमेंट मोर देन 7 ईयर हो, डेथ की पेनल्टी हो, उस केस में क्या होगा, कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर चला जाता है, फिर वो मजिस्ट्रेट के अंदर नहीं रहता है। तो उस केस में अगर कोई भी मैटर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल है, तो उसमें उस केस में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश नहीं देगा पुलिस ऑफिसर को, पहला। और दूसरा है हाँ, पहला है कि फिर इन्वेस्टिगेशन और कब नहीं कर सकते, जब तक कि विटनेस का और विटनेस के सॉरी जब तक कि कंप्लेनेंट का और विटनेस का 200 के अंदर एग्जामिन नहीं हो जाए, तब तक के लिए इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कर सकते। इसके 2 में 202 के 2 में बताया है कि इन एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 1 में जो हमने बोला था कि जो हिमसेल्फ मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ इंक्वायरी कर सकता है, जो मैंने आपको बताया था। तो इंक्वायरी कैसे करेंगे, वो एविडेंस ले सकते हैं, ओथ पे एविडेंस ले सकते हैं मजिस्ट्रेट खुद से। जो इंक्वायरी कराते हैं उसमें क्या बुला के भी ये शपथ करके उनको एविडेंस ले सकते हैं, क्या क्या साक्ष्य आपके पास, 2 में यही है कि मजिस्ट्रेट एविडेंस ले सकते हैं। और 2 के प्रोवाइडेड में दिया है, प्रोवाइडेड दैट इट अपीयर टू मजिस्ट्रेट दैट ऑफेंस कंप्लेन is travel exclusively by the court of session, he shall call upon the complainant and produce all the witnesses and examine on the oath। इसके प्राइवेट में ये भी है कि जो कंप्लेनेंट है उसके विटनेस को भी बुलाया जाएगा और उससे सारे साक्ष्य, क्या सबूत है रिलेटेड टू क्या डॉक्यूमेंट है, क्या ऐसा उनके पास एविडेंस है, उसको मांग सकते हैं। 3 में है इफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन इज मेड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, अगर इन्वेस्टिगेशन उस व्यक्ति को सौंपा गया है जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं हो, उसको सारी पावर दी जाएगी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, एक्सेप्ट अरेस्ट विदाउट वारंट। बस आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं बिना वारंट के, और आपको बस पूरी शक्ति दी जाएगी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की शक्ति दी जाएगी उस पर्सन को जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, ऐसा 3 में बताया गया है। 203 में डिसमिसल ऑफ कंप्लेन को डिसमिस कर देना, मतलब कि जो भी कंप्लेनेंट आए हैं उनसे सारा जो भी हिसाब किताब देख लिया, तो उसको डिसमिस कैसे करेंगे, किस केस में करेंगे। चलिए इसका जो डेफिनेशन है दिया हुआ है, आप उसको बेरक से भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको नॉर्मली बता दे रहा हूं। इसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इंक्वायरी भी करा ली, सपोज करो विटनेस आए, कंप्लेन आए, विटनेस आए, उन दोनों का एग्जामिन भी हो गया 200 के अंदर, ठीक है। एग्जामिन होने के बाद उन्होंने इंक्वायरी भी करा लिया, खुद से कर लिया, इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया, है ना, चाहे पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया हो या तो किसी ने थर्ड पर्सन ने इन्वेस्टिगेशन किया हो, ये भी करा लिया, ठीक है। तो उसके बाद उनको ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ तो प्राइमा फेसी मामला ही नहीं बन रहा है, देर इज नो सफिशियंट ग्राउंड फॉर फर्दर प्रोसीडिंग के लिए कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है। मतलब कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट से, विटनेस के स्टेटमेंट से ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कोई प्राइमा फेसा केस बन रहा है। भैया वो मैजिस्ट्रेट है, उनको तो ट्रेनिंग मिली है, उनके पास जुडिशियल माइंड है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि आपको केस ही नहीं बन रहा है, तो उस केस में भैया वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे। और डिसमिस करने के बाद या डिसमिस करते समय वो रीजन जरूर एक ब्रीफ में रीजन लिखेंगे कि क्यों मैं इसको प्रोसेस नहीं कर रहा हूं 204 के अंदर, या क्यों मैं फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहा हूं, और क्यों मैं इसको डिसमिस कर रहा हूं। ये था चैप्टर 15 का 200 से लेकर 203, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात रही केस लॉ की, तो केस लॉ हम लोग फिर फ्यूचर में जानेंगे। अभी आप बेसिक चीज समझ रहे हैं कि कैसे कंप्लेंट का क्या प्रोसीजर है चैप्टर 15 में क्या है, और आपको मैंने ये भी बताया कि कैसे अगर कोई भी मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है उस केस में, अगर उसके पास जुरिडिक्शन नहीं होता तो क्या होता है। तो सारा कुछ आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ऐसे बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और नोट्स के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।